आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेल बच्चों, इस चैप्टर को अपन ने बहुत अच्छे से कवर किया है, राइट? इसके अंदर जितना कुछ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी चीजें हमने काफी बार दोहरा ली हैं। लेकिन हम किसी भी चीज के लिए सबसे परफेक्ट कब होते हैं? जब हम उसको एग्जामाइन करते हैं। और यहाँ पे हम एग्जामाइन किस तरीके से करेंगे बच्चों? क्वेश्चंस की हेल्प से, राइट? तो चलिए इसको अपन स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो जल्दी से इसको अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के लिए फिल इन दी ब्लैंक्स है। देखो, आपके एग्जाम्स में हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आए, हो सकता है ना भी आए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करने का मेन मोटिव ये है बच्चों कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि अगर यहाँ पे जिन भी चीजों के बारे में अपन बात कर रहे हैं अगर वो क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाए तब आपको आंसर किस तरीके से करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले है आपके पास में एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। देखो, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ा है, टर्शरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? तो यहाँ पे क्या होगा? हैज होगा या हैज नॉट होगा? तो ऑफ कोर्स इसको अपन ने काफी अच्छे से पढ़ा था कि टर्शरी सेक्टर के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी बड़ी हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा हैज। ओके, सो एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर हैज इंक्रीज्ड टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन, ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट, वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। हमने ये चीज देखी थी बच्चों कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन टर्शरी सेक्टर के अंदर किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, ठीक है? तो वर्कर्स इन दी डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। तो कौन से सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स है वो गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं? सो इट इज टर्शरी, ठीक है? इसके बारे में अपन ने बात करी थी। टर्शरी सेक्टर को अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों? सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन दी डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। देखो, जॉब सिक्योरिटी की जब अपन ने बात करी थी तो यहाँ पे बच्चों अपन ने बात करी थी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में, ठीक है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है बच्चों? सारी की सारी जो भी चीजें होती है वो काफी सिस्टमैटिक मैनर में होती है, ठीक है? आपकी जॉब सिक्योर रहती है, आपको जो सैलरी होती है वो बिल्कुल सिक्योर टाइम पे मिलती है, ठीक है? एक फिक्स टाइम होता है, उस मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में आपको आपकी सैलरी क्रेडिट कर दी जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि आपको हॉलीडेज भी दी जाती है, ठीक है? और हॉलीडेज के लिए आपकी जो पेमेंट है वो कट भी नहीं होती है। फिर उसके बाद में आपके लिए काफी सारी फैसिलिटीज भी होती है, मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो चीजें हमने देखी थी वो किसका पार्ट थी? ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट थी, ठीक है? वेल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या अंदर होता है बच्चों? ये जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहली चीज तो जॉब सिक्योर नहीं रहती है ना? जब भी यहाँ पे जो भी बंदा जॉब दे रहा है, जब उसको जरूरत होगी तब वो जॉब देगा, जब उसको जरूरत नहीं होगी तो जो भी लोग उसके अंदर में काम करते हैं उनको अपनी जॉब से निकाल देगा, ठीक है? तो ये होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब यहाँ पे वापस से समझो, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। तो हमें पता है जॉब सिक्योरिटी कौन से सेक्टर में लोग एंजॉय करते हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट इज अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबर इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हमारी कंट्री की क्या स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज वर्किंग? तो इसको अपन ने पढ़ा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सारे लोग अपने आप को इंडल्ज कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट, कॉटन इज अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ डैश। तो कॉटन क्या है? एक तरीके का नेचुरल प्रोडक्ट है और कॉटन से हम बनाते क्या है? मतलब कॉटन से हम क्लॉथ बनाते हैं और कॉटन को किस तरीके से हम क्लॉथ में कन्वर्ट करते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे तो आएगा नेचुरल। ओके, सो कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लॉथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड। ओके, नेक्स्ट, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट। इसके बारे में अपन ने बात करी थी कि तीनों ही सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपस में कैसे रहती हैं? इंटरडिपेंडेंट रहती है, इंटरलिंक्ड रहती हैं, ठीक है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर जिन भी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है, जिन भी गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उन्हीं गुड्स को उठा करके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है? और जो टर्शरी सेक्टर है इसके अंदर सभी तरह की सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, ठीक है? तो टर्शरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करता है।
तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है। दोनों के अंदर काफी फर्क है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आई एम इंडिपेंडेंट मतलब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई एम सिंगल अलोन। फिर यहाँ पे इंटरडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे पे निर्भर रहने वाला। तो यहाँ पे तीनों ही सेक्टर्स क्या है बच्चों, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इंटरडिपेंडेंट। ओके, सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट है, हाउ द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। अपन ओनरशिप के बेसिस पे जब अपन क्लासिफाई करते हैं सेक्टर्स को तो किस तरीके से करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है। फिर आता है व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से आप क्या समझते हो। थर्ड क्वेश्चन आता है बच्चों आपका व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है। फिर फोर्थ नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी व्हाट वाज द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन 2003। सो 2003 के अंदर जीडीपी के टर्म्स में जो टर्शियरी सेक्टर था उसका शेयर कितना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं। तो हो सकता है कि ये पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और कितने नंबर का आ जाए, मान लो 6 नंबर का आ जाए, ठीक है, या फिर 5 नंबर का आ जाए। तो अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है मार्क्स का वो अपने आप वो चीज तो आपके टीचर्स देखेंगे, लेकिन आप लोगों ने क्या देखना है कि आपको इन सभी के आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। अब इसकी जगह पे ना कुछ और भी वो लोग क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि हर एक सेंटेंस को, हर एक डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर जो सबसे पहला था कि भाई सेक्टर्स को ओनरशिप के बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो कौन कौन से होते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। इसको अपन ने समझा था। ओके, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं व्हाट इज द सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्राइमरी सेक्टर से अपन गुड उठाते हैं एज अ इंटरमीडिएट गुड और एज अ रॉ मटेरियल, फिर उसको अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और उसको एक नया मतलब नए गुड में उसको अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर अपन बात करते हैं व्हाट इज जीडीपी। वेल जीडीपी क्या होता है बच्चों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और जीडीपी होता क्या है, हमारे नेशन की जो इनकम होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। यानी कि तीनों ही सेक्टर्स ने पूरे साल कितना यहाँ पे आउटपुट प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज जीडीपी। फिर अपन बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी व्हाट वाज द शेयर ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। सो बिटवीन 50 to 60%। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन अपने आंसर्स देखते हैं तो ओनरशिप के बेसिस पे जो हम डिवीजन करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट के बेसिस पे होता है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करते हैं कि नेचुरल चीजों को लेते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं और एक नए प्रोडक्ट में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जीडीपी क्या होता है बच्चों, जीडीपी इज द सम ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ 3 सेक्टर्स। इसी बारे में अपन ने बात करी थी कि भाई तीनों सेक्टर्स के अंदर जो भी गुड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है, जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं उनकी जो फाइनल वैल्यू होती है वही सारे अक्यूमुलेट होकर के हमें क्या देती है, हमारी कंट्री की जीडीपी देती है, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे ये बात करी थी कि 2003 के अंदर कंट्रीब्यूशन कितना था टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी के अंदर, तो अराउंड 50 to 60%। ओके, सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे हो सकता है अभी आपसे देखो सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात कर लिया, हो सकता है आपसे टर्शियरी सेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे शेयर के बारे में बात की तो 2003 आपके बुक के अंदर और भी डेटा गिवन है, ठीक है, पुराने ईयर्स का कोई डेटा आपसे पूछ लिया जाए। फिर यहाँ पे जीडीपी के बारे में आपसे पूछा है तो हो सकता है आपसे नेशनल इनकम पूछ ली जाए यहाँ पे कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है लेकिन उनको उसको पूछने का जो तरीका है हो सकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। चलिए अब ऐसे और भी क्वेश्चंस है हमारे सामने, इसको भी अपन एक बार देखते हैं। नेक्स्ट इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ अनइरिगेटेड लैंड कैन बी सॉल्व्ड। देखो अनइरिगेटेड लैंड की जो समस्या है इसको किस तरीके से सॉल्व की जा सकती है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो साथ साथ में अपन आंसर भी करते रहते हैं इसका। सो द प्रॉब्लम ऑफ अनइरिगेटेड लैंड कैन बी सॉल्व्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जब गवर्नमेंट कैनाल्स, डैम्स वगैरह जब कंस्ट्रक्ट करेगी तो अनइरिगेटेड लैंड की जो समस्या है वो अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ लो प्राइस फॉर क्रॉप्स कैन बी सॉल्व। ओके, वन सॉल्यूशन। देखो क्रॉप्स के लिए मतलब बहुत कम कीमतें मिलती हैं फार्मर्स को, अब इस चीज को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जा सकता है, तो इसको कौन सॉल्व आउट कर सकता है, सबसे पहले तो हमारी गवर्नमेंट कर सकती है। कैसे कर सकती है, उनको
जो भी फार्मर्स हैं उनको हाई प्राइस दे करके, ठीक है। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सेटिंग अप, ओके। सो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज। वेल ये वो सोसाइटीज होती हैं जहां पे गरीबों को जिन भी फैसिलिटीज की जरूरत होती है वो इनको प्रोवाइड करवाई जाती है और बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। जो भी बेसिक इनकी जरूरतें होती हैं जो कि इनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो ये सोसाइटीज उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मर्स के लिए भी क्या है, यहाँ पे उनके लिए भी एक प्लस पॉइंट ये है कि हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोला था कि जो लो प्राइस की समस्या है उसको कैसे सॉल्व करें। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना बच्चों, ये क्या करती हैं, फार्मर्स को हेल्प आउट करती हैं कि जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उससे उनको बेटर प्राइस मिलनी चाहिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन उन्होंने जितना किया है, जितनी मेहनत की, एटलीस्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा तो उनको प्रॉफिट होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज हाउ द डेब्ट बर्डन ऑफ अ फार्मर कैन बी रिड्यूस। अब किसानों का जो डेब्ट बर्डन होता है, तो कर्जा जो होता है किसानों पर, ये किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है। सो द डेब्ट बर्डन ऑफ द फार्मर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय बैंक ग्रांटिंग क्रेडिट एट लो इंटरेस्ट। फार्मर्स क्या करते हैं बच्चों जनरली कि जैसे मनी लेंडर्स जो होते हैं, जमींदार जो होते हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं, उनसे ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटी लेते हैं, ठीक है। मतलब क्रेडिट इनसे लेते हैं, लेकिन ये लोग क्रेडिट तो दे देते हैं लेकिन इनसे बदले में क्या चार्ज करते हैं बच्चों, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग डेब्ट ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, यानी कि डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। अगर यही क्रेडिट की जो सुविधा है अगर इनको बैंक प्रोवाइड करवाएगा तो बैंक क्या लेगा, बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट लेगा, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट होगी वो बहुत लो होगी, है ना, जिसकी वजह से क्या है कि ये धीरे धीरे करके अपना जो भी कर्जा है उसको भी चुका देंगे, ठीक है। और ये डेब्ट के मतलब कर्जे के शिकार भी नहीं बनेंगे, डेब्ट ट्रैप के अंदर भी ये नहीं फंसेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि फार्मर्स को जो क्रेडिट की फैसिलिटीज है वो कहां से लेनी चाहिए, बैंक से लेनी चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट है हाउ पीपल और फार्मर कैन बी प्रोवाइडेड अ जॉब इन दी ऑफ सीजन, ओके। सो द नेक्स्ट इज the farmers are compelled to sell their grains to the local traders soon after harvest. How this can be avoided? So देखो बच्चों क्या होता है अक्सर कि जो फार्मर्स होते हैं जस्ट हार्वेस्ट के बाद में जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया हुआ होता है उन्हें वहीं के लोकल ट्रेडर्स को वो सेल आउट करना पड़ता है। अब मार्केट में अच्छी कंडीशंस हैं या नहीं है, उनको प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। और जैसे उन्होंने हार्वेस्ट किया उनको हाथों हाथ क्या करना पड़ता है, वहां के जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको सेल आउट करना पड़ता है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से अवॉइड किया जाएगा, ये अपना क्वेश्चन है। देखो बच्चों इसको दो तरीके से अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले या तो गवर्नमेंट क्या करे कि जितने भी स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे उनको, ठीक है। कोई ग्रेनरीज बनवा दे, कोई वेयर हाउस, कोई स्टोरेज हाउस, कुछ ऐसा बनवा दे जहाँ पे ये लोग अपने जो भी इनका प्रोडक्शन उन्होंने किया है उसको ये स्टोर कर लें। या तो ये ऑप्शन है, या दूसरा ऑप्शन ये है बच्चों यहाँ पे कि या तो गवर्नमेंट एक रीजनेबल या फिक्स्ड प्राइस पे इन फार्मर से जो भी उनका सरप्लस है उसको खरीद ले और गवर्नमेंट खुद अपने पास में इस धान को रखे, ठीक है। और जब भी लोगों को जरूरत हो तो लोगों में इसको इस जो भी वीट है, राइस है, जो भी प्रोड्यूस किया हुआ यहाँ पे फूड ग्रेन है उसको सेल आउट कर दें, ठीक है। तो दो ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी इन फार्मर्स के लिए स्टोरेज हाउस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी, या फिर गवर्नमेंट खुद इनसे खरीदेगी इस प्रोडक्शन को, ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट खुद खरीदेगी एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं आंसर आपका। सो यहाँ पे जो आंसर है इट इज दिस कैन बी अवॉइडेड बाय प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द गवर्नमेंट एट द रीजनेबल फिक्स्ड प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाला ऑप्शन लिया है, बाकी अपन यहाँ पे वो दूसरा वाला भी ले सकते हैं, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफाई द फॉलोइंग वर्कर्स अंडर द करेक्ट सेक्टर। अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है बच्चों, कुछ वर्कर्स अपने पास में यहाँ पे गिवन है। अब अपन को यहाँ पे उनके सेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले अपने पास में टूरिस्ट गाइड। तो देखो टूरिस्ट गाइड का काम क्या होता है कि ये लोग आपको गाइड करते हैं। अगर आप भी कहीं पे कुछ अच्छा देखने के लिए कभी गए होंगे, ताजमहल घूमने गए होंगे या फिर कहीं अच्छी जगह अगर आप कहीं गए होंगे तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी बच्चों की वहां पे ना काफी सारे ऐसे गाइड होते हैं। वो गाइड्स क्या करते हैं, आपको बताते हैं, उस जगह की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उस जगह के प्रेजेंट के बारे में बताते हैं। तो इनका जो काम होता है ना बच्चों, ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वर्क होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंडर में ये काउंट होता है। साथ ही में ये किस तरीके की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आपको गाइड कर रहे हैं तो एक तरीके की सर्विस हो गई, तो ये सर्विस सेक्टर में के अंदर भी आ जाता है, ठीक है। सो ये कैसा है, ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, दोनों में आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों वेजिटेबल वेंडर। देखो वेजिटेबल वेंडर जो होता है इसका काम कैसा रहता है, इसका काम फिक्स नहीं रहता है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहता है, कभी इसकी अच्छी बिक्री हो जाती है कभी नहीं होती है, ठीक है। तो
ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा ये ग्रो ही करेगा, नहीं। तो ये किस सेक्टर में से बिलोंग करता है बच्चों? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं कॉबलर की। तो जो कॉबलर होता है, जो मोची होता है, ये क्या करता है? ये एक तरीके से सर्विस देता है, करेक्ट। तो ये कौन से सेक्टर के अंदर आ जाता है बच्चों? सर्विस सेक्टर के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं सहारा एयरलाइंस। तो सहारा एयरलाइंस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, सर्विस सेक्टर है, ठीक है। और क्या है ये? प्राइवेट, ओके। तो दिस इज सर्विस सेक्टर, दिस इज ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस इज प्राइवेट सेक्टर, ओके। दिस इज अ काइंड ऑफ ओनरशिप के बेसिस में अगर बात करें तो दिस इज अ प्राइवेट सेक्टर, ओके। ये देखिए, ये सारे आंसर्स यहाँ पे आपको गिवन है। चलो, नाउ नेक्स्ट इज, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इज यूजफुल? अब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब आप क्लासिफाई करते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर, तो क्या ये यूजफुल है? अगर है तो इसे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन हाउ। देखो, अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, हमने उन सभी मतलब सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया है जो कि नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, जहां पे क्या कर रहे हैं हम? नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम एक यहाँ पे मतलब एक तरीके का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब चाहे फिर वो एग्रीकल्चर हो, चाहे डेयरी हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, चाहे माइनिंग हो, मतलब ये सारी, इन सभी चीजों में क्या कर रहे हैं हम? नेचर का यूज ले रहे हैं, नेचर को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसको एक्सट्रैक्ट करके हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, करेक्ट। फिर अपन जब सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर क्या होता है? हम एज अ रॉ मटेरियल माल उठाते हैं प्राइमरी सेक्टर से, फिर यहाँ पे उसको मॉडिफाई करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक नए गुड में हम इसको बिल्कुल ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर जब अपन बात करते हैं बच्चों टर्शियरी सेक्टर की, तो इसके अंदर सभी तरह की सर्विसेज आ जाती हैं। वेल, आज के टाइम में तो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी सारी सर्विसेज हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज किसके अंदर आ जाती हैं? टर्शियरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। अगर हम इन्हें क्लासिफाई नहीं करते तो क्या हम इस चीज का अंदाजा लगा पाते कि भाई एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके का काम है ना। मतलब हमने क्या किया है, इनको क्लासिफाई करके बहुत ज्यादा इजी कर दिया है हमारे काम को, ठीक है। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी इज यूजफुल ऑन अकाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स ऑन हाउ वेयर द पीपल ऑफ अ कंट्री आर एम्प्लॉयड। इससे हमें पता क्या चलता है कि भाई हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ एम्प्लॉयड है, कितने लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, और कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो एक तो हमने जब इन एक्टिविटीज को डिवाइड किया, तो सबसे पहला तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी पॉपुलेशन किस सेक्टर के अंदर इंडल्ज है, हमारे जो लोग हैं वो किस काम में अपने आप को ज्यादा इंडल्ज इन लोगों ने कर रखा है। ऑल्सो दिस हेल्प्स इन असर्टेनिंग as to which sector of economic activity contributes more or less of the country's GDP per capita income, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब इसको क्लासिफाई किया है तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि कौन से सेक्टर से हमारी इनकम सबसे ज्यादा बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जिससे नहीं बढ़ रही है फिर क्या किया जाएगा, सरकार उसको थोड़ा सा और डेवलप करेगी, है ना। नहीं अगर उसमें बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि उसमें ग्रोथ नहीं है, इसीलिए नहीं बढ़ रही है, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके अंदर काम करेगी थोड़ा सा, जिससे बहुत ज्यादा शेयर मिल रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे कि और ज्यादा। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का काम आसान करने के लिए हमने सभी एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के अंदर डिवाइड किया है, ओके। सो आई होप कि ये चीज आपको याद रहेगी। चलो, इफ द टर्शियरी सेक्टर इज डेवलपिंग मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर, then it implies that agriculture is depleting and the government must take measures to rectify this। अगर क्या हो रहा है कि टर्शियरी सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है ना प्राइमरी सेक्टर के कंपैरेटिवली, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। ये जस्ट अभी अपन ने बात करी थी। द नॉलेज दैट द एग्रीकल्चर प्रोफेशन इज बिकमिंग अनपॉपुलर और रिग्रेसिव कैन ओनली कम इफ वी नो व्हिच सेक्टर इट बिलोंग्स टू। देखो, हमें ये चीज कैसे पता लगेगी कि भाई जो प्राइमरी सेक्टर है वो अब इतना पॉपुलर नहीं है, मतलब लोग अब इस पे ज्यादा रिलाय नहीं कर रहे हैं। हमें कैसे पता लगेगा, जब हमें ये चीज, इस चीज के बारे में पता होगा कि भाई हमारी ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो अब किसकी तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है। इसी के थ्रू हमें पता लगेगा कि भाई अब लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है ना, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हेंस इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू दीज 3 sectors for smooth economic administration and development। So अगर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट हमारी इकोनॉमी को चाहिए, यानी कि हमारी गवर्नमेंट अगर स्मूथ काम करना चाहती है, ठीक है, डेवलप होना चाहती है, तो सभी सेक्टर्स को हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे क्लासिफाई कर रखा है।
है ना, जिससे कि हमारा काम यहाँ पे आसान होता है। ओके बच्चों, तो देखो ये यहाँ पे इस तरह से इसलिए है क्योंकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है एग्जाम के अंदर, आपको अपने आंसर को समझना है, फिर अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। फॉर ईच ऑफ द सेक्टर्स दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। अपन ने जितने भी सेक्टर्स के बारे में बात करी इस चैप्टर के अंदर, हम घूम फिर के एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी की ही बात क्यों करते हैं? Could there be other issues that should be examined? क्या इसके अलावा भी कोई और ऐसे इश्यूज हैं जिसको एग्जामाइन करना चाहिए? हमने हर एस्पेक्ट में क्या बात करी, हर सेक्टर के अंदर हमने क्या बात करी है कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए, जीडीपी बढ़नी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए। सभी सेक्टर्स के अंदर हमने इसी चीज के बारे में बात करी है। क्या इसके अलावा भी और कुछ ऐसा एग्जामाइन करने लायक है कोई फैक्टर? So for each of the sectors mentioned in this chapter, our focus should definitely be employment and GDP. ठीक है, देखो हमारा मेन जो मोटिव होता है बच्चों को क्या रहता है कि हमारी इकोनॉमी जो है इसको हमें ग्रो करना है, ठीक है, इसको हमें डेवलप करना है, इसको हमें कहाँ लेके जाना है, ऊपर तक लेके जाना है। तो उसके लिए मेहनत कौन करेगा? अगर हमें पास होना है तो मेहनत भी तो हम लोगों की करनी पड़ेगी। तो वैसे ही अगर हमारी कंट्री को हमें ऊपर तक लेके जाना है तो उसके लिए मेहनत भी तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है। हम लोगों को क्या कर दिया है कि हम लोगों की एक्टिविटीज को बस यहाँ पे सेक्टर वाइज सेक्टर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे मेहनत का ये मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ना चाहिए, साथ में जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम तो हमारी तभी बढ़ेगी ना जब हम काम करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे। तो इस वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए जिससे कि हमारा जीडीपी भी बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें आपस में कैसी हैं बच्चों? कनेक्टेड हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ग्रोथ इन जीडीपी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट आर कॉमन गोल। ग्रोथ इन जीडीपी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों किस तरीके के गोल्स हैं? कॉमन गोल्स हैं ऑफ 5-year प्लान्स, ठीक है। एंड दे ऑल्सो डिटरमाइन द साइज ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी, और ये इस चीज का भी ध्यान रखते हैं 5-year प्लान के अंदर, इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि भाई हमारी इकोनॉमी की जो साइज है वो कितनी बड़ी है, हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज्यादा है कि नहीं। तो हमें हर चीज को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ता है। हमें जीडीपी का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें एम्प्लॉयमेंट का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमें पुअर्टी पे भी ध्यान देना पड़ता है कि भाई जो गरीबी है वो इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का हमें क्या करना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों का सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट किस पे देखने को मिलता है बच्चों? हमारी इकोनॉमी पे। ओके, A focus on employment and GDP helps us to calculate and monitor the most important factor like per capita income. एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी से हम क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं? पर कैपिटा इनकम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको शॉर्ट में लिख लीजिए कि थ्रू एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी वी कैन कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी। ओके, फिर पर कैपिटा इनकम के साथ में हम और क्या यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? प्रोडक्टिविटी, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय द 3 सेक्टर्स। देखो सिर्फ पर कैपिटा इनकम तो मेन चीज है यहाँ पे, उसके साथ साथ में और भी यहाँ पे चीजें हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी के बारे में हमें पता लगता है कि कौन से सेक्टर के अंदर से कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है। फिर हमें एम्प्लॉयमेंट के अंदर चेंजेस के बारे में पता लगता है, ठीक है। फिर हमें किसके बारे में पता लगता है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी बाय द 3 सेक्टर्स, यानी कि तीनों ही सेक्टर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी के अंदर, है ना। तीनों सेक्टर्स में से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि इतना अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जो नहीं कर पा रहा है फिर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? उस पे वर्क करती है। ओके, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एंड दस टेक्स नेसेसरी स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है। तो जस्ट अभी अपन ने जिस बारे में बात करी कि जो सेक्टर इतना नहीं काम कर पा रहा है तो हमारी जो कंट्री, हमारी जो इकोनॉमी वो उस सेक्टर पे काम करती है। यस, द अदर इश्यूज व्हिच शुड बी एग्जामाइंड आर, और भी ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिनको एग्जामाइन करना चाहिए। वो कौन कौन से इश्यूज हैं बच्चों? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि सभी रीजन, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ कुछ ही रीजन है जो कि डेवलप हो ही जा रहे हैं, बाकी पे बैकवर्ड रीजन का वो स्टैंप लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। सभी रीजन्स जो हैं हमारे, उन सभी को यहाँ पे डेवलप होना जरूरी है। इक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनकम है और जो वेल्थ है वो हमारी कंट्री की जितनी भी पॉपुलेशन उन सभी में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हाउ टू इरेडिकेट पुअर्टी, अभी अपन ने बात करी थी कि गरीबी को किस तरीके से खत्म करना है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम ग्रो और किस तरीके से करेंगे? जब हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जब हम मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएंगे हर चीज में,
है ना। हर चीज में जब हम टेक्नोलॉजी लेके आ जाएंगे तो दिखती सी बात है, हम नई नई चीजों का यहाँ पे इनोवेशन करने लगेंगे, ठीक है, इन्वेंशन करने लगेंगे और अपने आप में हम ग्रो होने लगेंगे, ठीक है। सेल्फ रिलायंस ऑफ द कंट्री, सेल्फ रिलायंस यानी कि मतलब हमारी कंट्री हर चीज में सेल्फ रिलायंस हो जाए, खुद हर चीज का प्रोडक्शन करे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है, हम सिर्फ इम्पोर्ट उन चीजों को करें जो हम नहीं बना सकते हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के सेल्फ रिलायंस हम बन जाए हर चीज के अंदर। हाउ टू अचीव सरप्लस फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, अब यहाँ पे हम इस चीज पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किस तरीके से जो फूड है उसको सरप्लस मात्रा में प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट की बात हम क्यों करते हैं, ठीक है। तो इसके रीजंस क्या है, क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ता है कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, ठीक है, वहां की वहां पे गरीबी कितनी है, ठीक है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कितना एम्प्लॉयमेंट है, कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से सेक्टर से जीडीपी में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। तो ये सभी रीजन है जिसकी वजह से हम जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हम फोकस करते हैं, ठीक है, ओके। और फिर आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे फोकस करना जरूरी है। तो ये सारी वो चीजें जिन पे और भी ज्यादा फोकस की जरूरत है, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे आंसर्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, इतने तो याद नहीं होंगे, इतना लिखना नहीं है। देखो एज इट इज आपने लिखना नहीं है, आप लोगों को करना क्या है कि आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम समझेंगे फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आपको बड़ा आंसर देखने को मिल रहा है। अगर मैं छोटा सा आंसर आपको दूंगी तो फिर आप क्या करोगे कि उसमें से भी आप पूरा उसको लर्न कर नहीं पाओगे और आप एग्जाम में फिर लिख नहीं पाओगे ढंग से। इतना ज्यादा जब कंटेंट होगा अपने पास में तो उसमें से आप क्या करोगे, थोड़ा सा फिल्टर कर लोगे, ओके। बाकी इंपॉर्टेंट चीजों ने आपको भूलना नहीं है, ठीक है। नाउ हाउ इज द टर्शियरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स, इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल। अब देखो जो टर्शियरी सेक्टर है वो बाकी सेक्टर से डिफरेंट कैसे है, किस तरीके से, ये आपको बताना है। टर्शियरी सेक्टर क्या है बच्चों, एक तरीके का सर्विस सेक्टर है। सो टर्शियरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर, दिस इज बिकॉज अदर टू सेक्टर्स प्रोड्यूसेस गुड। देखो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है बच्चों, गुड्स का प्रोडक्शन करता है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रोडक्शन नहीं करता है, यहाँ पे ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ओके। So, two sectors produce good, but this sector does not produce goods by itself. ये जो सेक्टर है ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है खुद से, but the activities under this sector helps in development of the primary sector and the secondary sector. लेकिन टर्शियरी सेक्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है ना बच्चों, वो सब क्या करती हैं, वो हेल्प आउट करती हैं प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यानी कि तीनों ही सेक्टर्स आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं, प्राइमरी सेक्टर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स को लेकर के प्रोडक्शन करता है, और जो थर्ड सेक्टर है ये किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं करता, ये सिर्फ इन दोनों को ऊपर उठाता है, यानी कि इनको डेवलप करता है, ओके। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। These activities are an aid or support for the production processes. For example, transport, communication, storage, banking, insurance, trade activities, etc. देखो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं बच्चों, सर्विस सेक्टर के हैं। अब ये सारे की सारी जो चीजें हैं ये क्या करती हैं, ये मतलब इन अ वे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को ऊपर उठाने में मदद करती है, ठीक है। फॉर दिस रीजन दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इसी वजह से इस सेक्टर को हम और किस नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, ओके। चलो, what do you understand by disguised unemployment? Explain with an example each from the urban and the rural areas. देखो आपको बताना है कि disguised unemployment क्या होता है, तो इसको एक बार अपन समझते हैं, फिर जो इसका आंसर होगा उसको अपन देखेंगे। देखो disguised unemployment मतलब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो क्या है कि ये यहाँ पे एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, और इस पीस ऑफ लैंड पे कितने लोग काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे काम करते हैं 5 लोग, ठीक है, 5 पीपल यहाँ पे काम करते हैं। आउटपुट यहाँ पे कितना निकल के आता है बच्चों, आउटपुट निकल के आ जाता है सपोज 10 kgs, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों जो 5 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे इतने लोगों की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटा सा लैंड है। इस पूरे लैंड पे अगर सिर्फ 3 लोग भी काम करेंगे तो भी ये प्रोड्यूस कितना कर पाएंगे, 10 kgs। 5 लोग कर रहे हैं तब भी ये कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, 10 kgs का, ठीक है। सो यहाँ पे 5 में से 3 लोग तो जरूरी हैं, इसलिए वो 10 kgs का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये 2 लोग हैं ना,
ये जो दो लोग हैं ये क्या है, ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं। ये क्या है बच्चों, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं। अब आप सोचोगे कि अनएम्प्लॉयड किस तरीके से, इनके पास तो काम है यहाँ पे काम करने के लिए, है ना, इस लैंड पे काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे, लेकिन ये किसी तरह के कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर इन दो लोगों को कहीं और किसी मिल में लगाया जाए, कहीं और किसी इंडस्ट्री में अगर इनको लगाया जाए, तो हो सकता है कि वहां पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन करके दे सकते हैं, क्योंकि इनके होने से भी इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है, इनके नहीं होने से भी इतना ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये अगर नहीं होंगे यहाँ पे, कहीं दूसरी जगह होंगे, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग क्या है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड हैं, और इसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, एक फोटो के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि एक बैलगाड़ी थी, उस बैलगाड़ी को 5 लोग मिलकर के चला रहे हैं। ठीक है, लेकिन 5 लोग मिलकर चलाने की उसकी जरूरत ही नहीं थी, 2 लोग आराम से अगर उसको चलाए तब भी वो चल रही थी। तो जो 3 लोग थे वो सिर्फ ऐसे पकड़े हुए थे, पकड़ के चल रहे, मतलब दे वर यूजलेस ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर उनको कहीं और किसी काम में लगाया जाए तो हो सकता है वहां से वो प्रोडक्शन ज्यादा कर लेते। सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बार थोड़ा सा आंसर देख लो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसको लिखना किस तरीके से है। सो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन in which more people are engaged in an activity than required one। मतलब काफी सारे लोग एक एक्टिविटी में एंगेज हुए हुए हैं जितनों की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जितने की जरूरत है उससे काफी ज्यादा लोग यहाँ पे क्या है, एंगेज्ड हैं एक्टिविटीज में। दिस काइंड ऑफ बर्डर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो इस तरीके की जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो मतलब एक तरीके से दिखता है कि हाँ बंदा जो है वो एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है, असलियत में वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, Hence it is also called disguised unemployment। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, disguised unemployment के नाम से भी जानते हैं। So under disguised unemployment, even if the surplus people are removed from the work, अगर यहाँ से इन लोगों को काम से मतलब भारी मात्रा में अगर काम से हटा भी दिया जाएगा तो प्रोडक्शन पे किसी तरीके का इफेक्ट नहीं आएगा। प्रोडक्शन डज नॉट सफर ओवर हियर। ओके, सो यहाँ पे रूरल एग्जाम्पल भी आपको देना है और एक आपको अर्बन एग्जाम्पल भी देना है। अगर आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रूरल के बारे में पूछा जाए तो आपको सिर्फ रूरल का ही एग्जाम्पल देना है। अगर ये वहां पे डिफाइन नहीं किए करें ये लोग कि भाई आपको रूरल देना है कि अर्बन देना है, तो जो आपको इजी लगे वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ठीक है, चलो रूरल एरियाज के अंदर का एग्जांपल देखो। सो इन दी रूरल एरिया इन इंडिया मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर देन नेसेसरी। इंडिया में क्या है, गांव वगैरह में एग्रीकल्चर में जितने लोगों की जरूरत नहीं है उससे बहुत गुना ज्यादा वहां पे लोग एम्प्लॉयड हैं। इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल आउट, अगर आप इनमें से कुछ लोगों को बाहर निकाल भी देते हो, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, प्रोडक्शन इससे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। एज सच वर्कर्स इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसे जो वर्कर्स हैं एग्रीकल्चर में वो कैसे हैं, वो अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयड है। ओके, अब अर्बन एरियाज का समझो। सो द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज टू। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर। मतलब सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत से ऐसे कैजुअल वर्कर्स होते हैं हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, जो कि रोज काम ढूंढने के लिए निकलते हैं। किसी दिन इन्हें काम मिलता है तो इनको वेजेस भी मिल जाते हैं, किसी दिन इनको काम नहीं मिलता है तो बेचारे खाली हाथ घर लौटते हैं। सो दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर। अब इनको जैसे कोई पेंटर का काम करने को इनको मिल गया, कोई प्लम्बर का काम करने को मिल गया, कोई रिपेयर पर्सन है तो उसको किसी चीज को रिपेयर करने का काम मिल गया, एंड अदर ऑड जॉब। ठीक है, मेनी ऑफ देम डू नॉट फाइंड वर्क एवरी डे। अब बहुत से इनमें से ऐसे लोग होते हैं जिनको रोज काम नहीं मिलता है। ओके, सिमिलरली देयर आर अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट pushing a cart or selling something who may spend the whole day but earn very little। वैसे ही अर्बन एरियाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ठेला चलाते हैं, ठीक है, पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जो उसकी अर्निंग्स होती है वो बहुत ही कम होती है। दे डू दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब ये लोग इस तरीके का काम क्यों करते हैं, क्योंकि इनके पास में बेटर अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, सो आई होप कि आपको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। ठीक है, अभी अपन ने डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट समझ लिया और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देती हूँ।
देखो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जो कि काम करना चाहता है, ठीक है, जो भी उसे वेजेस मिले उस काम को करने के लिए वो अग्री है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उसे काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेरोजगारी, दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, एक तरफ है अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी तरफ है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। So, open unemployment implies a situation when a person is unable to find any gainful work or job, ठीक है। So, यहाँ पे क्या है कि the person is not getting the job he wants to do, he desires to do a job, ठीक है, whatsoever the wages are, लेकिन the problem is कि इसको यहाँ पे जॉब मिल नहीं रही है, ठीक है, he is not getting the job over here। यहाँ पे क्या है बच्चों, disguised unemployment के अंदर it is a situation in which more people are engaged, ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं उस एक्टिविटी के अंदर, जितने जरूरत है, मतलब जितनों की जरूरत है उससे काफी गुना ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ओपन एंड दिस इज डिस्गाइज्ड। अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क बट डज नॉट फाइंड गेनफुल वर्क, ही डज नथिंग। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं करता, वो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है। पर्सन गेट्स वर्क एंड आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सच एन एक्टिविटी दैट ही अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड। अब देखो डिस्गाइज्ड में क्या होता है कि यहाँ पे पर्सन को एक्टिविटी भी मिल रही है, ठीक है, काम मिल रहा है करने के लिए और देखने में वो एम्प्लॉयड लग रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, बट ही इज नॉट फुली एम्प्लॉयड। लेकिन रियलिटी में क्या है कि वो पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है, ही डज नॉट वर्क अप टू हिज फुल कैपेसिटी, मतलब जितना वो काम कर सकता है उतना वो काम यहाँ पे नहीं कर रहा है, अपनी फुल कैपेसिटी से वो काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हमने रखा है। ओके, जितना उसके अंदर कैलिबर है उतने कैलिबर से वो काम नहीं कर रहा है। सो इन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट अ पर्सन लूजेस हिज पर्सनल आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी लूज कर दी होती है एंड समटाइम्स सफर फ्रॉम मेंटल इलनेस। अब जैसे जिसके पास में नौकरी नहीं होती है, बहुत समय से नौकरी की तलाश कर रहा होता है, तो वो एक पॉइंट पे आने के बाद में बहुत तंग हो जाता है, ठीक है, मेंटली इल हो जाता है एक तरीके से। ही मे कमिट क्राइम्स एंड इवन मेक्स एन अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड बिकॉज इट लेड्स टू डिप्रेशन, ठीक है, तो वो मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है और मतलब क्राइम्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहाँ पे पहुंच चुका होता है, मेंटली डिप्रेशन में। दैट्स व्हाई इन सच केसेस देयर आर सरप्लस वर्कर्स एंड इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वर्कर्स होते हैं, अगर इन वर्कर्स को यहाँ से बच्चों काम से निकाल दिया जाए, प्रोडक्शन डज नॉट सफर, तो उससे प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दिस ऑल रिमेन बिजी इन डूइंग वर्क। अब देखो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में सब लोग अपना अपना काम करते हैं, ठीक है, बट ऑल्दो दे डू नॉट वर्क टू देयर मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, वो अपना काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से इनका होना या ना होना बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो एक तरफ हमने देखा ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो कि पूरी तरीके से बेरोजगार है, दूसरी तरफ हमने देखा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में बिल्कुल भी अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है। डू यू अग्री? क्या आप इस चीज से अग्री करते हैं? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, तो इसको सपोर्ट करते हुए आपने आंसर देना है। तो क्या ये बात बिल्कुल करेक्ट है? क्या ऐसा है कि टर्शियरी सेक्टर जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर और जीडीपी का जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी है वो कौन से सेक्टर से आता है बच्चों? टर्शियरी सेक्टर से आता है। नो, आई डू नॉट अग्री विद द स्टेटमेंट दैट टर्शियरी सेक्टर इज नॉट प्लेइंग एन सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे का पहला कारण ये है कि इन टर्म्स ऑफ जीडीपी दिस सेक्टर इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अभी अपन ने इसके बारे में बात करी कि जीडीपी के टर्म्स में टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है इंडिया के अंदर, सरपासिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को छोड़ करके टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैलकुलेट होता है जीडीपी में। इन 1973 द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी वाज अबाउट 35%। सो 1973 में टर्शियरी सेक्टर का शेयर कितना था? 35%, ठीक है। अब आज के टाइम पे ये कितना इंक्रीज हो चुका है बच्चों? 2003 के अंदर ये हो चुका है 50%। ओके, ओवर द 30 years between 1973 to 2003 while production in all three sectors increased, तो तीनों ही सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा है, इट हैज बीन द मोस्ट इन द टर्शियरी सेक्टर। देखो
1973 से लेकर के 2003 तक तीनों ही सेक्टर्स के अंदर प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके अंदर बढ़ा है बच्चों? टर्शरी सेक्टर के अंदर बढ़ा है। ओके, ऑलराइट। सो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी सेक्टर हैज बीन ग्रोन। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के रेट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो टर्शरी सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। ठीक है, इसमें भी अराउंड जो ईयर्स अपन अभी देख रहे हैं इसके अंदर 60% की ग्रोथ देखने को मिली है ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन टर्शरी सेक्टर। ठीक है, दिस वाज नेग्लिजिबल इन प्राइमरी सेक्टर। अब इतना मतलब अगर कंपेयर करें तो प्राइमरी सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं है देखने को। ओके, सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। हु आर दीज? जो सर्विस सेक्टर है इंडिया के अंदर वो दो तरीके के लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन ने बात करी है। अब ये कौन है? ठीक है, हु आर दीज, इसके बारे में अपन को समझना है। सो देखो, सर्विस सेक्टर इंडिया एम्प्लॉयज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एज मेंशन बिलो। कौन कौन से हैं ये दो तरीके के लोग? सबसे पहले हैं दे आर हाईली स्किल्ड। सबसे पहले टाइप के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड होते हैं एंड एजुकेटेड वर्कर्स सच एज टीचर्स एंड डॉक्टर्स। ठीक है, तो एक तरीके के जो लोग हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे हैं ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, और ये जैसे इनका एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए तो जैसे टीचर्स एंड डॉक्टर्स। फिर अपन बात करते हैं दूसरे तरीके के लोग। ऑन द अदर हैंड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर एंगेज्ड इन सर्विस सच एज स्मॉल शॉपकीपर्स, रिपेयर पर्सन्स एटसेट्रा who barely manages to earn living। ठीक है, फिर दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जैसे कोई दुकानदार हो गए, कोई रिपेयर पर्सन हो गए, ठीक है, जो कि barely उनके पास में जो इनकम होती है अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है, who barely manages the living। They perform these services because they do not have any other work to do। अब ये लोग इस तरीके की सर्विसेज परफॉर्म क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास में कुछ और काम करने के लिए नहीं है। That is why these people do these kind of work। ठीक है, तो एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा अपनी लाइफ में कमाते हैं, और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो कि इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं और मेयरली कुछ मतलब बहुत ही कम अर्निंग के लिए वो कमा पाते हैं। ठीक है, ओके, सो वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। वेल बच्चों, इस चैप्टर के अंदर अपन ने शुरू से देखा है कि जो वर्कर्स होते हैं जो कि किससे जुड़े हुए होते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। ये वर्कर्स पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं। ठीक है, डू यू अग्री विद दिस व्यू? क्या आप इस चीज से अग्री करते हो? तो ऑफ कोर्स हमने ये चीज पढ़ी है, तो ऑफ कोर्स हम इस चीज से अग्री करते हैं, और ये आपको समझाना है कि किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं हमारे वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है कि हम किसी भी फर्म में जब काम करने के लिए जाते हैं, हम इंटरव्यू देते हैं, हम जब भी ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि चलो ठीक है मुझे काम करना है, तो हम किस जॉब की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि सिक्योर्ड हो सबसे पहले तो। ठीक है, हम में से कोई भी ऐसी जॉब नहीं करना चाहेगा जिसके अंदर हमें 2 दिन में निकाल दिया जाए, या फिर जब हमारे जो बॉस है उनका मन करे जब हमें निकाल दे। नहीं, हम हमेशा ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जो कि एक सिक्योर्ड जॉब हो। ठीक है, एटलीस्ट ये तो हो कि चलो ठीक है अगर कोई गलती हो गई है तो हमें उस चीज को इम्प्रूव करने का मौका दिया जाए, या फिर कोई चीज हमसे अभी नहीं हो रही है तो उसको इम्प्रूव करने का मौका दिया जाए। हम ये ऐसी जगह हम बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते कि जब हमें मतलब फट से जहां से निकाल दिया जाए। ठीक है, तो सिक्योरिटी सबसे पहली होती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि भाई अब चलो ठीक है जॉब करना स्टार्ट किया है तो जो वेजेस हैं वो हमें प्रॉपर मिलने चाहिए, है ना, प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए, प्रॉपर टाइम पे मिलने चाहिए, है ना। फिर अपन देखते हैं कि भाई बाकी जो सिक्योरिटी वगैरह वाली चीजें हैं वो भी, उसका भी ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, फिर अगर कोई छुट्टी वुट्टी हो जाए तो उसके पैसे नहीं कट होने चाहिए। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जिसकी तरफ अपन फोकस करते हैं। लेकिन बच्चों, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ना ये सारी चीजें थोड़ी सी ऑपोजिट होती हैं। देखो, अब the unorganized sector consists of small and scattered units which are largely outside the control of the government। सबसे पहली चीज ये होती है कि देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो किसके कंट्रोल में होता है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। ठीक है, वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बहुत बाहर होता है। ठीक है बच्चों, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट जनरली दीज आर नॉट फॉलोड बाय द एम्प्लॉयज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस सेक्टर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन जनरली इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं जो हमारे एम्प्लॉयर्स होते हैं वो। वर्कर्स आर एम्प्लॉयड ऑन इररेगुलर बेसिस। अब जो वर्कर्स होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर वो रेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं होते, वो होते हैं इररेगुलर बेसिस पे एम्प्लॉयड। ठीक है, दिस इज इररेगुलर बेसिस। दे आर लो पेड। उनकी जो सैलरी होती है बच्चों वो भी बहुत ज्यादा लो होती है। सो दे आर लो पेड एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम। अगर मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों से मतलब ओवर टाइम करवाया जाता है,
और लेकिन बदले में उनको ओवर टाइम का भी कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके का प्रोविजन नहीं है इन लोगों के लिए ओवर टाइम का। ऑलराइट, पेड लीव्स नहीं होती हैं, हॉलीडेज लीव्स ड्यू टू सिकनेस एंड अदर फैसिलिटीज, मतलब अगर बीमार हो गए तो छुट्टी ले ली तो उसके लिए किसी भी तरीके का कुछ भी, मतलब आपकी सैलरी कटेगी कटेगी, ठीक है। और भी बहुत सी तरीके की फैसिलिटीज होती हैं जो कि इनको नहीं दी जाती हैं। एग्जाम्पल, प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह जो कटता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो चीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती है, ठीक है। सो जॉब आर नॉट सिक्योर्ड, यहाँ पे जो जॉब होती है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती, इसको भी अपन ने समझा था। सो दे कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन एट द स्वीट विल ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है। मतलब अगर आपसे छोटी मोटी भी मिस्टेक हो गई तो वो आपको कह देंगे कि भैया अब आप निकलो, आपसे हमको कोई काम नहीं है। जनरली व्हेन देयर इज लेस वर्क ड्यू टू एनी रीजन सम वर्कर्स आर आस्क्ड टू लीव। अब जनरली होता क्या है कि जैसे अगर मान लो कि जैसे कोविड के टाइम पे क्या था कि भाई हमें पता है कि सब बहुत से लोगों का बिजनेस अफेक्ट किया था, ठीक है। अब बिजनेस ऐसा तो है नहीं कि अकेला आदमी चला लेगा, ऐसा नहीं होता। बिजनेस के अंदर उसको बहुत से लेबर की भी जरूरत पड़ती है। तो जब बहुत से लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा था तो इस बिजनेसमैन ने क्या किया था, काफियों ने, कि अपने अंडर में जितनी लेबर थी उन सबको काम से निकाल दिया था, ठीक है। तो जब इन लोगों का काम नहीं चलता है तब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो लेबर होती है उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर दी टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, दैट डिपेंड्स, ठीक है, कि उनको नेक्स्ट जॉब अब कब और कहाँ मिलेगी। ओके बच्चों, देखो फिफ्थ पॉइंट है, वर्कर्स इन दिस सेक्टर फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो इस सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनको और क्या फेस करना पड़ता है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी उन्हें फेस करना पड़ता है, भेदभाव, ठीक है। क्योंकि मोस्टली इस सेक्टर में काम करने वाले लोग होते कौन है बच्चों, या तो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, या शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं, या फिर कोई अदर जो बैकवर्ड क्लासेस है उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। इसी वजह से इनको डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है। सम वर्कर्स डू रिपेयर वर्क एटसेट्रा, ऑल्सो दे एक्सप्लॉइटेड एज दे डू नॉट गेट रेगुलर वर्क। अब कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कि मतलब रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, वो किस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं कि भाई उनको उनके काम के वेजेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, और इनको रेगुलर वर्क नहीं दिया जाता है। सो फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो फार्मर्स क्या करते हैं मोस्टली रूरल एरियाज में कि वो खुद के जमीन पे काम करते हैं, ठीक है। बाकी क्या करते हैं कि बाकी लेबर को हायर कर लेते हैं, और जैसे उनका काम खत्म होता है वैसे लेबर को ये लोग निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। हाउ आर द एक्टिविटीज इन द इकोनॉमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। देखो ओनरशिप के बेसिस पे अपन का क्वेश्चन आ चुका है। एक ओनरशिप के बेसिस पे अपन ने क्या देखा था, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब यहाँ पे देखो कौन सा बेसिस है, यहाँ पे है अब ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे एक तरफ होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरी तरफ होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो ये जो क्वेश्चन है काफी बार आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो मतलब ये चीज तो तय है कि एक क्वेश्चन तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पक्का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो कंपेयर करना है अपन को दोनों के जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस होती हैं उसको, तो ये अभी अपन ने काफी बार कर लिया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है, जिस भी जगह पे काम किया जाता है वो वहां पे रेगुलर बेसिस का काम मिलता है और पीपल को एश्योर्ड वर्क मिलता है कि हाँ भाई आपका ये काम है तो आपने यही काम करना है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है कि स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे किसी भी तरीके का रेगुलर काम नहीं मिलता है एंड पीपल हैव नो एश्योर्ड वर्क, और यहाँ पे लोगों को एश्योर्ड वर्क भी नहीं मिलता है, ठीक है। दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर किया गया है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो होते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग लॉज में गिवन है, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो होते हैं, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी हो गया, ठीक है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया। तो ये सभी एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम लिए जाते हैं, ठीक है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या है बच्चों, इनके लिए किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं बने हैं वो यहाँ पे फॉलो बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट इज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर। अब इसको ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहते हैं, अब इसको ऑर्गेनाइज्ड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ फॉर्मल मतलब प्रोसेस और प्रोसीजर है यहाँ पे काम करने का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इसको अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का फॉर्मल प्रोसेस नहीं है, किसी तरीके का प्रोसीजर नहीं है। जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है, एम्प्लॉयर खुद अपने आप लेता है, ठीक है। वो किसी के अंडर में
यहाँ पे डिसीजंस नहीं लेता है। ओके फिर नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन बट मे वर्क ऑन देयर ओन बट दे टू हैव रजिस्टर्ड, जैसे कि टूरिस्ट गाइड देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट। अब बहुत से ऐसे यहाँ पे वर्कर्स होते हैं जो कि खुद से काम करते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करते, लेकिन खुद को इन्होंने गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर किया हुआ होता है, जैसे कि टूरिस्ट गाइड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। और वो पूरे के पूरे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सारे उनको मतलब फॉलो करते हैं ये लोग। ओके जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हें। अब यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स आर ऑल इन ऑल, जो भी एम्प्लॉयर्स है वो खुद में सब कुछ है। दे टेक डिसीजंस इन देयर ओन इंटरेस्ट, वो खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। दे हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, अब यहाँ पे जो वर्किंग आवर्स है वो भी फिक्स्ड रहते हैं बिल्कुल। इफ अगर ये अपने वर्किंग आवर्स से ज्यादा काम करते हैं तो इनको क्या मिलता है, इनको अपनी सैलरी में उसका जो एड पोर्शन है वो मिलता है, ठीक है। सो दे गेट रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, और ये इनको हर महीने की लास्ट में अपनी सैलरी मिल जाती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर। अब यहाँ पे ये है बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कि इनके कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं, अगर ये ओवर टाइम करते तो उसके लिए इनको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। द एम्प्लॉयर हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर वर्क एंड एम्प्लॉयर्स विश, यहाँ पे जो भी बंदा काम करता है, एम्प्लॉय जो भी होता है उसको किसके विश पे काम करना पड़ता है, एम्प्लॉयर की विश पे काम करना पड़ता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन ऑल ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे बात करने की। तो आपको इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखने, लेकिन हाँ इसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। जैसे फैसिलिटीज हो गई, पीएफ हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, ये सब चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में दी जाती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं दी जाती हैं। अब यहाँ पे इनको हॉलीडेज के लिए भी पे किया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहाँ पे इनको अगर जैसे इन्होंने छुट्टी ले ली तो वैसे इनकी पेमेंट कट होती है। अपॉइंटमेंट लेटर्स इनको दिया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन होती हैं अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर। अब यहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके वेजेस का ही पता नहीं है, उनके रेगुलर वर्क का ही नहीं पता है, तो फिर अपॉइंटमेंट लेटर इज अ बिग थिंग। ओके सो समटाइम्स अपॉइंटमेंट लेटर्स आर इशूड बट दीज कैन बी चेंज्ड एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अपॉइंटमेंट लेटर काफी केसेस में दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस इजीली जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयर जो होता है वो खुद से कर सकता है। ओके नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। यहाँ पे वैसे तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है, जो एम्प्लॉयर होता है वो खुद बनाता है, ठीक है। In organized sector, a factory manager has to ensure facilities like drinking water, safe water, मतलब safe working environment वगैरह। यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर की कोई फैक्ट्री मैनेजर है तो उसको इन सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पानी की मतलब साफ पानी मैं अपने वर्कर्स को दूं, है ना, और अच्छा इन्वायरमेंट दूं काम करने के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है, ना ही पानी का अरेंजमेंट होता है, ना ही अच्छे इन्वायरमेंट का होता है, ठीक है। ओके so no arrangement such as of drinking water or made even if there is any arrangement that is rarely followed in practice, ठीक है। अगर कोई अरेंजमेंट है भी, अगर जैसे पानी वानी की इन्होंने सुविधा स्टार्ट करवाई भी है तो वो कुछ समय तक रहती है, फिर बाद में जिसको अपना देखना है वो अपने आप अपना पानी खाने का देख ले, ठीक है। मतलब ऐसी सिचुएशन होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। सो आफ्टर रिटायरमेंट वर्कर्स गेट पेंशन। अब यहाँ पे पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, यहाँ पे किसी तरीके की पेंशन नहीं मिलती है अनऑर्गेनाइज में। सो आपने देखिए कि 11 पॉइंट्स यहाँ पे अपन ने इसके डिस्कस कर लिए हैं। अब आपसे आपके एग्जाम में पूछ ली जाए समझ लो 5, तो एटलीस्ट आप यहाँ पे 11 में से 10 याद करोगे तब 5 लिख पाओगे, है ना। पूरे के पूरे 11 करो मैं तो कहती हूँ, और बहुत ही इजी पॉइंट्स हैं, बिल्कुल टफ नहीं है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नरेगा 2005। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को इम्प्लीमेंट क्यों किया गया था। देखो अब सबसे पहली चीज जो इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अब इसको अपन किस नाम से जानते हैं, अब इसको अपन कहते हैं मनरेगा, ठीक है। मनरेगा अपन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके आगे अपन ने महात्मा गांधी एड ऑन कर दिया है, ठीक है। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसको यहाँ पे लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसको अपन को समझना है। सो देखो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट हमें कम करना है। अब कैसे करेगी, तो इस नरेगा एक्ट के थ्रू, मनरेगा एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे अश्योर्ड 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है। किसको, ऐसे अनएम्प्लॉयड लोगों को जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
देखो अगर गवर्नमेंट किसी तरीके से इस प्लान में फेल भी हो जाती है या फिर नहीं इनको प्रोवाइड करवा पाती है तो इनको क्या देती है, अनएम्प्लॉयड अलाउंस देती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है, ठीक है, ऑफ 100 days. So the objective of implementing NREGA 2005 was to provide 100 days guarantee employment, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 100 days guarantee employment to those people in rural India who can work. उन लोगों को यहाँ पे 100 days guarantee employment दिया जाता है जो कि काम कर सकते हैं and are need of work, और जिनको काम की बहुत ज्यादा जरूरत है. दिस राइट टू वर्क हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स. अब ये जो राइट टू वर्क है ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में. इफ द गवर्नमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड दिस एम्प्लॉयमेंट देन इट हैज टू गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल. अगर गवर्नमेंट 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देने पड़ते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग एग्जाम्पल फ्रॉम योर एरिया कंपेयर and contrast the activities and functions of private and public sector. देखो अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ लिया गया है, प्राइवेट सेक्टर के बारे में और पब्लिक सेक्टर के बारे में पूछ लिया गया है, ठीक है, आपको इन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है. क्लियर. सो यहाँ पे द एक्टिविटीज एंड फंक्शंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स इन आवर एरिया मे बी कंपेयर्ड एज मेंशन बिलो. अब यहाँ पे एक तरफ अपन ने ले लिया प्राइवेट सेक्टर, एक तरफ हमने ले लिया है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर इज बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर, ओके. तो देखो प्राइवेट सेक्टर की अपन बात करते हैं, द वेजिटेबल शॉप, ग्रोसरीज शॉप, स्वीट शॉप्स एटसेट्रा आर इन द प्राइवेट सेक्टर. तो ये सभी तरीके की जो दुकानें होती हैं वो किसके अंडर में आती है, प्राइवेट सेक्टर में आती हैं. वहीं पब्लिक सेक्टर के अंदर जैसे मदर डेयरी बूथ विच सेल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर इन पब्लिक सेक्टर. सो मदर डेयरी के जो भी बूथ वगैरह होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, पब्लिक सेक्टर का पार्ट होते हैं. These are owned by private individual. अब प्राइवेट सेक्टर के मालिक कौन होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है. अब यहाँ पे these are owned by public sector undertaking मदर डेयरी, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर के अंडर में आता है. वेजिटेबल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर जनरली ऑफ गुड क्वालिटी. प्राइवेट के अंदर जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है वो अच्छी क्वालिटी की होती हैं. यहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑफ जनरली ऑफ वेरी एवरेज और पुअर क्वालिटी, ठीक है. द रेट्स में भी स्लाइटली हायर. प्राइवेट वाले क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाना इनका मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो हो सकता है कि उनकी जो रेट्स है वो काफी हाई हों. यहाँ पे जो रेट्स हैं वो मार्केट रेट से काफी कम होती है, ठीक है. द कंपनीज लाइक रिलायंस, टाटा, एयरटेल प्रोवाइड टेलीफोन एंड टीवी सर्विसेज विच आर ऑफ वेरी गुड स्टैंडर्ड. अब यहाँ पे कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि टीवी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, बहुत अच्छे, मतलब बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड की प्रोवाइड करवाती है. अब जैसे यहाँ पे MTNL है, सो इट प्रोवाइड्स टेलीफोन सर्विसेज, सो देयर आर कंप्लेंट्स अगेंस्ट देयर सर्विसेज, ठीक है. तो MTNL क्या करता है, टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लेकिन इन सर्विसेज में बहुत सी कंप्लेन है. ऑन मेनी ओकेजन्स टेलीफोन रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर ना. बहुत सी जगह, बहुत से टाइम पे ऐसा होता है जो टेलीफोन है वो आउट ऑफ क्या है, आउट ऑफ ऑर्डर है. हट दे डू नॉट चार्ज फॉर दैट पीरियड, ठीक है, और वैसे तो वो उस पीरियड के लिए बिल्कुल भी चार्ज करते भी नहीं है. The shopkeepers provide free home delivery services without any extra charge. अब यहाँ पे shopkeepers क्या करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेते हैं. मदर डेयरी और एनी अदर पब्लिक अंडरटेकिंग डू नॉट प्रोवाइड फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज. अब यहाँ पे फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज की सुविधा नहीं है. प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड एजुकेशन ऑफ गुड क्वालिटी. यहाँ पे जो एजुकेशन दी जाती है प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में अच्छी क्वालिटी की दी जाती है. सो और यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफी वेल ड्रेस्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं, मैनर्ड वो होते हैं यहाँ के बच्चे, ठीक है. इनका जो मीडियम होता है वो हमेशा इंग्लिश होता है. अब यहाँ पे क्या है, द स्कूल्स रन बाय MCT डू नॉट प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है. यहाँ पे किसी भी अच्छी तरीके की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती है. दे आर नॉट वेल ड्रेस्ड, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड, और इनका मीडियम क्या रहता है, जनरली इनका मीडियम हिंदी रहता है. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. नेक्स्ट, गिव अ फ्यू एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज and explain why the government has taken them up. पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज के अपन को कुछ एग्जांपल्स देने हैं और ये बताना है कि गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज को क्यों अपने अंडर में ले लिया है, ठीक है. चलो, इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन. फिर सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, फूड ग्रेन्स वगैरह सेल आउट करती है. हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इसमें भी गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर, फिर हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर द पुअर,
टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड इग्नोर्ड रीजन्स। अब हमारे मतलब कंट्री के बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जो कि जिनको बहुत ज्यादा मतलब देखभाल की जरूरत है, तो उनकी देखभाल भी कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट करती है, पब्लिक सेक्टर करता है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंडर में ये सारी चीजें क्यों आई है, इसके पीछे का रीजन देखो। सो द मॉडर्न स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट, है ना। जो मॉडर्न स्टेट है वो कैसा स्टेट है? वेलफेयर स्टेट है। आज के टाइम में मोस्टली लोग किस चीज के पीछे जाते हैं? वेलफेयर के पीछे जाते हैं, विच लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है। द गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज। अब गवर्नमेंट अपना पैसा कैसे कमाती है? टैक्सेस के तरीके से, और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है। नॉन टैक्स जो तरीके हैं, जैसे फीस है, ओके, उसके बाद में फिर फाइन्स हैं, है ना, ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं, और टैक्सेस तो आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत से तरीकों से यहाँ पे पैसा कमाती है, और कहाँ पे खर्च करती है? एंड स्पेंड्स ऑन द पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और यहाँ पे खर्चा किस पे करती है? लोगों पे ही करती है, ताकि लोगों का वेलफेयर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, ओके। सो सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जितने में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, अगर उतने में ही बेची जाएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आना चाहिए ना। स्मॉल स्केल यूनिट में शट डाउन, जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज है वो शट डाउन हो जाएंगी। Therefore, government step in by producing and supplying electricity at rates which these industries can afford, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे खुद स्टेप लेती है और खुद यहाँ पे प्रोडक्शन करती है इलेक्ट्रिसिटी को और लोगों को सप्लाई करती है। सो गवर्नमेंट हैज टू बेयर द पार्ट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इनसे खरीदती है प्राइवेट से और फिर लोगों तक पहुंचाती है। तो जो कॉस्ट है वो किसकी लगती है? यहाँ पे गवर्नमेंट की लगती है, ओके। सो इन पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू दी पीपल। देखो पब्लिक सेक्टर में क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा असेट्स जो हैं वो किसके हाथ में होते हैं? गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो एग्जांपल ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि आप इनको देखते ही आप समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात करें। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे रेलवे के बारे में। तो रेलवे एक ऐसी चीज है जो कि हम लोगों के लिए वरदान है, ठीक है। और ये किसके हाथ में आती है? ये हमारी गवर्नमेंट के हाथ में आती है। अब हमारी पॉपुलेशन में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि फ्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ही कैसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है? एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अब रेलवे में ऐसा है कि मतलब बहुत से लोग रेलवे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ ये काफी चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और इसका ऐसा रहता है कि मतलब यहाँ पे कोई वेदर कंडीशन वगैरह से भी इफेक्ट नहीं करता है इतना, ठीक है। सो रेलवे इज द बिगेस्ट पब्लिक अंडरटेकिंग। रेलवे एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है ऑफ आवर गवर्नमेंट। इट इज वेरी यूजफुल फॉर पीपल, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ये बहुत ही यूजफुल होती है ट्रेडर्स के लिए, लोगों के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। इट इज द मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय वेदर, क्योंकि ये वेदर से इतना अफेक्ट नहीं होती है, वेदर कंडीशन से इतना अफेक्ट नहीं होती है। वेदर कंडीशंस कैसी? जैसे कि बारिश हो गई, फॉग हो गई, ठीक है, कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो बाकी जैसे एयरवेज वगैरह से तो क्या होता है कि वेदर कंडीशंस उसमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, लेकिन रेलवेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो पब्लिक सेक्टर हेल्प्स इन डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर और किस तरीके से हेल्प करता है बच्चों? यहाँ पे पब्लिक सेक्टर क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करता है ना। क्रिएशन होता है यहाँ पे, जैसे कि